हाय गाइज, सक्सेस मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। तो गाइज आज आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर हाजिर हूँ, जिनमें कुल 75 क्वेश्चन के उत्तर का जानने का प्रयास करेंगे। अगर आप पहली बार ये चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं जब भी ऐसी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला प्रश्न आपके फ़ोन स्क्रीन पे, जो कि रीजनिंग का प्रश्न है। तो आगे की ओर बढ़ते हुए यहाँ से शुरू होता है आपका पहला प्रश्न। किसी पिंड का सीमांत वेग निर्भर नहीं करता, तो ये तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि सीमांत वेग निर्भर करता है, किसी पिंड का सीमांत वेग तरल की ऊंचाई पर निर्भर नहीं करता, एवं सीमांत वेग निर्भर करता है वस्तु की त्रिज्या पर, घनत्व पर, सैनता गुणांक पर एवं तरल के घनत्व पर। आगे की ओर बढ़ते हुए अगला प्रश्न। अनुदैर्ध्य तरंगें निम्न में से किस से होकर नहीं गुजरती, तो ये निर्वात से होकर नहीं गुजरती। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अनुदैर्ध्य तरंग वैसी तरंग है जब किसी माध्यम के कणों में कंपन करने की दिशा तरंग संचरण की दिशा के समांतर होती है, तो माध्यम में उत्पन्न तरंग को ही अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे वायु से उत्पन्न तरंग, ध्वनि तरंग, द्रव के भीतर उत्पन्न तरंग इत्यादि। अगला प्रश्न। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो ये वक्रता केंद्र पर बनेगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमेशा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र के वक्रता केंद्र पर रखी हो। तो वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब समान आकार का होता है तथा यह उल्टा एवं वास्तविक होता है। अगला प्रश्न। परश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, तो जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मनुष्य के कान इसे सुन नहीं सकता, परंतु कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़। और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की तरंगों को ही पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी जो विद्युत आकर्षण का नियम ओम बता रहा है, ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विद्युत आकर्षण का नियम ये कूलम का नियम कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि गति विषयक नियम न्यूटन, इसके साथ साथ विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम एवं विद्युत ऊष्मा का प्रभाव जूल। अगला प्रश्न। किसी तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होती है, तो ये केवल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि परमाणु द्रव्यमान बराबर ही होता है कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अगला प्रश्न। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे संसंजक बल कहते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे हम संसंजक बल कहते हैं, एवं विपरीत अणुओं के बीच कार्य करने वाली बल को हम असंजक बल कहते हैं। ठोसों में संसंजक बल का मान अधिक होता है एवं उसके अणु दृढ़तापूर्वक बंधे हुए रहते हैं, फलस्वरूप उनका आकार निश्चित ही होता है। जबकि द्रव में संसंजक बल का मान बहुत कम होता है एवं उसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, एवं तथा गैसों में संसंजक बल का मान नगण्य होता है, जिसके कारण उसके विषम गुण पाए जाते हैं। अगला प्रश्न। डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए लागू होता है, तो ये सापेक्ष गति के लिए लागू होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जब ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती या घटती है, जिसे हम डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अगला प्रश्न। निम्न में से किसे अखिल भारतीय टेनिस संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है,
तो ये अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, संसद के किस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है? तो ये गुजरात ने पारित किया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो गुजरात के गांधीनगर स्थित रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा एवं बहुविद्या विश्वविद्यालय होगा। अगला प्रश्न, अनिल बैजल के इस्तीफे के बाद दिल्ली का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय कुमार सक्सेना को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व का पहला देश जहां महिलाओं को सैनिटरी प्रोडक्ट्स निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने हेतु वहां की संसद द्वारा एक कानून पारित किया गया है, तो ये स्कॉटलैंड है वह देश। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जहां पे देश की सभी महिलाओं के लिए ओपन एंड सैनिटरी प्रोडक्ट्स को निःशुल्क उपलब्ध कराना अनिवार्य कर दिया गया है एवं यह अधिनियम 2020 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्वनिधि योजना समाज के किन वर्गों को आसान ऋण प्रदान करने के लिए शुरू की गई है? तो ये रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, के लिए ही शुरू की गई है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो इसके लिए केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्रालय, जिन्हें हम सिडबी बोलते हैं, ने एक समझौता किया है इनके साथ एवं इस समझौते के तहत 10,000 रुपये ऋण स्वरूप प्रदान किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर को, यानी रेहड़ी पटरी वाले विक्रेता को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश RCEP समझौते में शामिल नहीं है? तो ये भारत शामिल नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत इस समझौते के वार्तालाप के रूप में शुरू से शामिल रहा था, किंतु अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हुए भारत ने इसे शामिल होने से पिछले वर्ष से इनकार कर दिया है। इसमें आसियान के कुल सदस्य देशों के अलावा राष्ट्रीय चीन, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया शामिल हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य बना है? तो ये अंडोरा बना है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो ये 181 वर्ग यानी 468 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ यूरोप में छठा एवं विश्व में 16वां सबसे छोटा देश है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2022 का थीम क्या है? तो ये बिल्डिंग ए शेयर्ड फ्यूचर फॉर ऑल लाइफ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है एवं 22 मई यह इसका थीम था। अगला प्रश्न, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 2021 में ये 101वां स्थान था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि 2020 में 94वां स्थान पे था। अगला प्रश्न, वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक प्रतिशत वन वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये आपका कैमूर जिले में वन वृद्धि दर्ज की गई है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके साथ साथ दूसरे तथा तीसरे स्थान पर जमुई एवं नवादा है। अगला प्रश्न, 81 हाल ही में कौन सा देश SCO का 9वां सदस्य बना है? तो ये ईरान बना है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके पूर्व SCO के सदस्य चीन, रूस, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और पाकिस्तान थे एवं SCO की स्थापना 2001 में हुई थी। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं राष्ट्रीय आय लेखांकन के जन्मदाता नोबेल पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं, साइमन कुजनेट्स। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये वाशिंगटन DC है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन रेगुलेट्स कौन करता है? तो ये
कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्हें हम एपीएमसी भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ऊतक को चालन ऊतक कंडक्टिंग टिश्यू कहा जाता है? तो ये जाइलम ऊतक को चालन ऊतक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यह ऊतक पौधे के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है, इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत डी ब्रोज ने किया था, विकास का सिद्धांत डार्विन ने किया था, एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत बिडल एवं टैटम ने किया था। यानी सारे स्टेटमेंट सही है, इनमें से सभी सही सुमेलित हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है? तो एक कोशिका का अमीबा, पैरामीशियम जीवाणु, यानी तीनों के तीनों एक कोशिका से ही बने हैं, जिन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। शरीर का कौन सा भाग अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है? तो ये यकृत करता है, लीवर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं यकृत कार्बोहाइड्रेट उपाचय के अंतर्गत ग्लाइकोजिन का निर्माण एवं संचय करता है। अगला प्रश्न, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स का मुख्य कार्य क्या है? तो अपेंडिक्स का मुख्य कार्य कोई कार्य नहीं है जो इनमें दे रखा है। पाचन में सहायक बिल्कुल नहीं है, पानी का अवशोषण बिल्कुल नहीं है, रुधिर के संचालन में सहायक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि शरीर में अपेंडिक्स नामक एक अंदरूनी अंग है। अपेंडिक्स एक पतली और छोटी सी ट्यूब होती है जिसकी लंबाई 2 से 3 इंच होती है, जो बड़ी आंत में मल बनता है वहाँ पे ये आंत से जुड़ी होती है, एवं मनुष्य के शरीर में इसका कोई मुख्य कार्य नहीं है। अगला प्रश्न, यदि माता का रुधिर वर्ग O तथा पिता का रुधिर वर्ग AB है तो संतान का रुधिर वर्ग क्या होगा? तो ये A और B दोनों होगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी रोग के विकृति के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो ये टाइफाइड, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी, जो कि टाइफाइड एक बैक्टीरियल संक्रमण है जिससे तेज बुखार, दस्त, उल्टी आदि जैसी समस्या बनी होती है। टाइफाइड का कारण बनने वाली बैक्टीरिया को ही साल्मोनेला टाइफी के नाम से भी जाना जाता है, टाइफी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, पादपों में मूल रोम द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है? तो वो परासरण कहलाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मूल रोम पौधे के जड़ों में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न, पक्षी और चमगादड़ अच्छा उड़ते हैं फिर भी चमगादड़ पक्षी से भिन्न है? तो ये मध्य पट यानी डायफ्राम के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चमगादड़ में मध्य पट या डायफ्राम उपस्थित होता है, जबकि पक्षियों में डायफ्राम के स्थान पर वायुकोश पाए जाते हैं। पक्षियों में वायुकोश पाए जाने से पक्षियों का शरीर का वजन बहुत कम हो जाता है, जिससे उसको उड़ने में आसानी होती है, इसलिए वो भिन्न है। अगला प्रश्न, अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक तत्व हैं? तो ये कैल्शियम फॉस्फेट है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन समन्यूट्रॉनिक समूह है? तो ये C14, उसके बाद 7N15 और 8O16, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि जब मैं इन C16, 14, 7N15 एवं 8O16 की न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे तो 8 ही आएगा, इसलिए यह समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है वही तो समन्यूट्रॉनिक समूह या समन्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अगला प्रश्न, कार्योलाइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कार्योलाइट के साथ साथ एल्युमिनियम का अयस्क आपका हो जाएगा बॉक्साइट, कोरंडम, डायस्पेयर आदि एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है? तो ये
हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण पीतल का रंग फीका पड़ जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारी जल का अनुभार कितना होता है? तो 20 होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि साधारण जल का अनुभार 18 दशमलव कुछ पॉइंट ग्राम पर मोल होता है। अगला प्रश्न, कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है? तो कॉपर सल्फेट का अन्य नाम नीलत होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिंग सोडा तथा सोडियम थाइसल्फेट को हाइपो के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन विस्फोटक नहीं है? तो ये नाइट्रोक्लोरोफॉर्म विस्फोटक नहीं है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा क्यों हो जाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल के कारण। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो आपका ये अफ्रीका महाद्वीप है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है। इसके बाद उसके बाद आपका दोस्तों हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, उसके बाद अंटार्कटिका, यूरोप एवं ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची चोटी किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती है? तो ये वलित पर्वत में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि संचित पर्वत में आपका जो भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर, लावा जो एक स्थान पर जमा होते हैं, रहने के कारण बनने वाला ये पर्वत है। जबकि ब्लॉक पर्वत में आपका ब्लैक फॉस्फेट और सोल्ट रेंज आदि। जबकि अवशिष्ट पर्वत में आपका आ जाएगा पर्वत विंध्याचल, सतपुरा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ, ऐसे पर्वत सम्मिलित हैं जो पाई जाती है। अगला प्रश्न, हिंद महासागर में लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये बाबा अल मंदोब जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाबा अल मंदोब जल संधि जो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसके साथ साथ हुमुर जल संधि आपका हो गया, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, एवं मलक्का जल संधि जोड़ता है आपका अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को। अगला प्रश्न, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कहलाता है? तो ये नीलगिरी पहाड़ी कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसे हम ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, एवं इनकी सर्वोच्च चोटी दूधा बेट्टा है जो 2637 मीटर है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि लगभग 95% वर्षा भारत में होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य कौन है? तो केरल है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि देश का कुल रबर उत्पादन का 76% भाग पैदा करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, वो है तेल नदी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि कोयना, भीमा, पंचगंगा, घाटप्रभा, तुंगभद्रा इत्यादि कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का वन भारत में सर्वाधिक वृहद क्षेत्र में पाया जाता है? तो आपका पाया जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इनमें ही जो मुख्यतः वन पाए जाते हैं साल, शीशम, चंदन, सागवान, ये ऐसी वन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं के अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है, यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये कथन आइवर जेनिंग्स का है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि उनका कथन है और उनका मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया है? तो ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है।
जो 1976 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़ा गया। अगला प्रश्न, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये राज्यपाल होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो संविधान का अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के माध्यम से संसद द्वारा हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव का कौन प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसके पास प्राप्त न हो? तो उसके पास वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त न हो। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या होती है? तो 65 वर्ष होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो संविधान के अनुच्छेद 124 के 2 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, राज्य की विधानसभाओं का निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 170 में वर्णित है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 164 बोलता है कि 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति ही की जाती है। तो फिर यहाँ से शुरू करते हैं 129 से। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? तो ये अप्सरा था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर में, भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि एवं भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र आपका ये पृथ्वी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय चिन्ह वाटर लिली है। जबकि फ्रांस का भी लिली है, जापान का गुलदाउदी है एवं भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ है। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय पशु है? तो वो है बाघ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, विरासत पशु, तथा भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। अगला प्रश्न, नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि फ्रांस में संसद को नेशनल असेंबली के रूप में जाना जाता है एवं स्विट्जरलैंड में संसद को फेडरल असेंबली के रूप में जाना जाता है एवं बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? तो ये स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इसकी स्थापना 11 अप्रैल 1919 में हुई थी एवं इनका मुख्य उद्देश्य था कि श्रमिकों की स्थिति में सुधार एवं उनके जीवन स्तर को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न, पर्यावरण निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो ये जैविक संगठन, अजैविक संगठक एवं ऊर्जा संगठक, यानी इनमें से तीनों से बनता है, जो कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जलवायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाते हैं। अजैविक संगठक आपके हो गए स्थल, वायु, जल। जैविक संगठक हो गए आपके पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव। एवं ऊर्जा संगठक हो गए सौरिक ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। अगला प्रश्न, EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो EPA का पूर्ण रूप इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, यानी ऑप्शन सी इनका ही पूर्ण रूप है, जिनकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को की गई थी। यह मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधित नियमों को निर्माण के लिए किया गया था। अगला प्रश्न, पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया? तो सरकार द्वारा इको मार्क आरंभ किया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित में से क्या है? तो ये पर्वत है। ऑप्शन समुद्र है। क्या है? समुद्र है। विश्व का विशालतम
पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? तो समुद्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जलमंडल का 97% भाग समुद्री जल होता है एवं यह पृथ्वी के लगभग 71% सतह के ऊपर विस्तृत है। अगला प्रश्न, एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या होगा? तो डाइटम, क्रेस्टेशियाई एवं हेरिंग। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि डाइटम सोपोसी है, क्रेस्टेशियाई शाकाहारी उपभोक्ता है, उसके बाद ही हेरिंग होगा जो मांसाहारी उपभोक्ता है। अगला प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना ही था मुख्य उद्देश्य। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं लॉर्ड वेलेस्ली ने भारतीय राज्यों में सहायक संधि का प्रयोग किया था। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ ही सहायक संधि करने वाले जो राज्य हैं आपका हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवधी आदि जैसे राज्य हैं। अगला प्रश्न, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवारी भू राजस्व संग्रह भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित था? तो ये दक्षिणी क्षेत्र में प्रचलित था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग लेने वाले सिपाहियों में सर्वाधिक संख्या कहाँ थी? तो ये अवध से थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं ऐसा भी माना जाता है कि अवध में शायद ही ऐसा कोई परिवार रह गया हो जिसका कोई सदस्य सेना में ना हो। केवल अवध से 75,000 सैनिक सेना में था। अगला प्रश्न, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये शिवनारायण अग्निहोत्री थे। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसकी स्थापना 1887 में की गई थी। एवं इस समाज के उपदेशों को देवशास्त्र नामक पुस्तक में भी संकलित किया गया है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितने भीख मांगने वाले संस्था कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने भीख मांगने वाली संस्था कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते शब्द यह मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की ही विजय होती है। एवं यह भारत के राज्य चीन पर भी अंकित है। अगला प्रश्न, हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शल्यकृत चैत्यगृह कहाँ स्थिति है? चैत्यगृह कहाँ स्थिति है? तो ये महाराष्ट्र में स्थिति है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थिति नहीं, स्थित कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इससे पहले ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब शुरू हुआ था? तो ये 1576 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एवं इस युद्ध में राणा प्रताप पराजित हुए थे। एवं युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को ही अधीन लाना था। अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? तो ये अकबर के विरुद्ध फतवा जारी हुआ था, जो कि एक धर्मगुरु ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए एक फतवा जारी किया था 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न, नचिकेता आख्यान का उल्लेख किस में मिलता है? तो ये कठोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें आचार्य यम ने नचिकेता का उपदेश दिया है। एवं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का लास्ट प्रश्न आपके फोन स्क्रीन पे दिखाई पड़ते हुए, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्यकाल से माना जाता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर अंकित देवता की आकृति के साथ अनेक सद्धों पुरास्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ हैं। तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।